जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अ व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिपीटेड एंड आने वाले टेस्ट में भी ये चीज़ें आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने लाइक वाले बटन को नहीं दबाया, बहुत ही अफसोस की बात है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर आप वाकई में अच्छा सिक्योर करना चाहते हो तो इस वीडियो को गौर से और समझ के देखना, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले वर्बल पोर्शन पे आते हैं, यानी कि इंग्लिश के पोर्शन पे आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो ये कह रहा है जनाब कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैं विद आंसर्स आप लोगों को एक एक चीज कराऊंगा ताकि कोई भी मसला ना हो। फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू डी ई, द सन वॉज, ऑप्शन ए है हमारे पास टॉकिंग, लाफिंग, ट्विंकलिंग या शाइनिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि द सन वॉज शाइनिंग। आई से गुड मॉर्निंग डैश फादर एंड मदर। नीचे इनके आंसर्स भी दिए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आई से डैश मॉर्निंग, आई से गुड मॉर्निंग टू फादर एंड मदर, आई से गुड मॉर्निंग टू फादर एंड मदर। नीचे वाले एमसीक्यू पे चलते जनाब, जल्दी से जरा नीचे चलते हैं। हाँ, आफ्ताब डैश अ बाइसाइकिल, आफ्ताब इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, ठीक है। आफ्ताब इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, ऊपर वाला हमारा रह गया। इट इज एसेंशियल दैट ऑल द टीचर्स डैश अ मिनिमम नंबर ऑफ मास्टर्स डिग्री, हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है, टीचर्स है तो हैव आएगा। आफ्ताब इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब। डैश इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स, डैश इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स। अब यहां पर देखें ओनली लिटिल नेशंस लिखा हुआ है, ओनली फ्यू नेशंस लिखा हुआ है, ओनली अ लिटिल नेशंस लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू नेशंस। अब इस तरीके के सवाल भी आप लोगों को ट्रैप करने के लिए दे देता है, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है ओनली अ फ्यू नेशंस। सही है, ओनली अ फ्यू नेशंस जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ऊपर चलते जनाब, वो ये कह रहा है कि आपके पास 4 लेटर पेयर्स हैं ए टू डी ई। फॉलो अ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स, एनालॉजीज इनको कहते हैं जो कि रिलेशनशिप बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर इन कैपिटल्स। फुट इंचेस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि फुट इंचेस है तो बाथ टब गैलन्स, ठीक है, बाथ टब गैलन्स। फ्लाई एयर, तो हमारे पास क्या होगा? स्विम वाटर, क्या होगा? स्विम वाटर। नीचे देखिए लेंस ग्लास, तो स्वेटर वूल। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। मोस्ट सिमिलर का मतलब होता है अल्फाज मुतरादिफ या वर्ड सिमिलर या वर्ड सिनोनिम्स। कंटिन्यू, एक चीज कंटिन्यू हो रही है, जारी है, तो कैरी ऑन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। शाइन, एक चीज शाइन कर रही है तो उसका मतलब है वो चीज क्या कर रही है? स्पार्कलिंग कर रही है, स्पार्कलिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आप लोगों को नीचे मैं दिखा भी देता हूं डिफरेंट आंसर्स भी, ये सारे वही आंसर्स लिखे हुए जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। डायमंड इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट ओनली अ फ्यू नेशंस। फुट का इंचेस है तो बाथ टब का गैलन्स होगा। फ्लाई का एयर है तो स्विम वाटर। लेंस ग्लास, स्वेटर वूल। आगे चलते जनाब नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अगर आप वाकई में अच्छा सिक्योर करना चाहते हैं तो इनको समझ के करें। परहैप्स का मतलब होता है पॉसिबली, क्या होता है? पॉसिबली। ये आगे हमारे पास चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स, यानी कि आपने वर्ड्स ऑपोजिट बताने, अल्फाज मुतजाद यानी कि इनके उलट। ओल्ड है तो ओल्ड का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? न्यू। ओल्ड है तो ओल्ड का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? न्यू होगा। हार्ड है तो हार्ड का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? सॉफ्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट है तो नीट का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? डर्टी होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर फैट है तो फैट का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? लीन होगा। क्या होगा? लीन होगा। ये एक हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने जो है ना पॉज करके वीडियो को समझ लेना है। आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, हम पढ़ लेते हैं चले इस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को, क्योंकि ये काफी दफा रिपीट हुआ है और आने वाले पेपर में आएगा। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है जनाब। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर दैट इज नेचुरल आर्किटेक्चर मे बी वेरिड इन कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म बट इट इज ऑलवेज फेथफुल टू दी क्या लिखा हुआ है जनाब? प्रिंसिपल। ऑर्गेनिक architecture rejects the rules imposed by the individual preferences or were aesthetics in order to remain true to the nature of the site। इसको आप बेशक पॉज करके पढ़ लें, इनके आंसर्स आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे मैं इसलिए टाइम नहीं वेस्ट कर रहा क्योंकि आगे हमने बहुत चीज़ें अभी
करनी है। ये नीचे इनके सवालात हैं, ये सवालात आप लोग देख सकते हैं जी। कहाँ गए? हाँ, व्हाट इज अनदर नेम फॉर ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन होगी? आप लोगों को भी पता है ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्या सवाल यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। आगे जी, इन ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन सिंपल आपने बस इसको पढ़ना है, ठीक है जी, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव पोर्शन आ चुका है जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये वो पोर्शन है जो कि आप लोगों को टफ टाइम देगा। कल के टेस्ट में सिर्फ 3 चीज़ें टफ है, क्वांटिटेटिव, फिजिक्स और इंग्लिश, ठीक है जी। अच्छा जी, ऊपर चलते हैं, सिंगलटन सेट के बारे में बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पोजेस्ड बाय अ सिंगलटन सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पोजेस्ड बाय सिंगलटन सेट इज, तो इसका आंसर हमारे पास होता है 0, बिकॉज सिंगलटन सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, सो इट हैज only the empty set as the proper set, ठीक है। the relation between the time and water pulled by the water pump is direct, यानी कि जो रिलेशनशिप है टाइम एंड वाटर पुल्ड बाय द वाटर पंप वो डायरेक्ट है। इफ द पंप रेजेस 600 लीटर्स, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर पंप 600 लीटर्स ऑफ द पानी को ऊपर लेकर आता है 45 मिनट्स में, हाउ मच वाटर विल इट रेज इन 1 आवर। वो ये कह रहा है कि जनाब 1 घंटे में कितना पानी ऊपर जाएगा। 45 मिनट्स में तो हमें समझ आ गई कि जनाब 600 लीटर ऊपर जाता है, 1 घंटे में कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, नीचे यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है मैंने, लिखा हुआ है जी आप द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द वाटर पुल्ड बाय द वाटर पंप इज डायरेक्ट, ये वही बात है। कैलकुलेशन देखें, हमें ये पता है कि वाटर रेज्ड इन 60 मिनट्स माइनस ये इज इक्वल टू है, सॉरी, वाटर रेज इन 60 मिनट्स कितना होगा, देखिए, क्योंकि हमें ये पता है ना कि 45 मिनट्स, पहले आप 1 मिनट के लिए निकालेंगे तो 600 डिवाइड बाय 45 हो जाएगा, और जब आप 60 मिनट्स के लिए करेंगे तो 600 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स हो जाएगा। सिंपल, आपने इसको सॉल्व करना है। 800 लीटर पानी जो है वो 1 घंटे में रेज किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। आज मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो सपोर्ट दिखाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो ऑप्शन बी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। यहाँ पर देख भी सकते हैं इसका आंसर 43 का आंसर, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अच्छा जी, आगे वो ये कह रहा है इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है एंड दी अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज, और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास दोनों क्वांटिटीज क्या है, क्या वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्या वो एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्या वो एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, या क्या वो एक नो प्रोपोर्शन है। सो हमारे पास जो इसका आंसर है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नेक्स्ट वाला, क्यूब रूट ऑफ 125। ऑब्वियसली बहुत आसान है ये सवाल, लेकिन बार बार रिपीट होता आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। 125 का क्यूब रूट हमारे पास क्या है, सॉरी 125 का क्यूब रूट हमारे पास है 5, क्योंकि 5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 125 बन जाएगा। द स्क्वायर शेप पार्क, सॉरी यार, ये कहाँ चला गया, सॉरी यार, जरा माउस आजकल मेरा जो है ना वो तंग कर रहा है, 1 मिनट, हाँ ये रहा। मीडियन से पहले वाला सवाल है, द स्क्वायर शेप पार्क इज 170 मीटर्स लॉन्ग, द रोड 6 मीटर वाइड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग द आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री। वो ये कह रहा है कि स्क्वायर शेप पार्क है और उसकी जो लेंथ है वो 170 मीटर है, यानी कि वो 170 मीटर जो है वो लॉन्ग है। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड ये करना है कि आपने विड्थ भी हमें पता है, हमने एरिया बताना है रोड का। क्या बताना है, एरिया ऑफ द रोड। हमें चीज़ें जो पता है वो आप लोग पहले लिख लें। हमें स्क्वायर पार्क की लेंथ पता है और हमें विड्थ पता है रोड की, जो कि पार्क के बाहर है, बाउंड्री के बाहर है, हमें उसकी विड्थ पता है, ठीक है जी। अब आपने निकालना क्या, एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, जरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने ये सवाल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। ये देखें जी, ये सवाल है जनाब, ये वाला सवाल है 46 नंबर वाला। अच्छा जी, द साइड लेंथ इंक्लूडिंग द रोड। अब देखिए साइड लेंथ पहले हमने निकालनी है। वो हमें पता है कि रोड की विड्थ 6 मीटर है और लॉन्ग हमें पता है कि क्या है, लॉन्ग कितना है, पार्क 170, तो 170 प्लस 6 करेंगे 182 आ जाएगा। एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर निकालेंगे 182 का स्क्वायर, एरिया ऑफ ओरिजिनल पार्क निकालेंगे 170, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, तो 170 टू 170 करेंगे, ये आ जाएगा। एरिया निकालना किसका था, रोड का। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहीं से पढ़ लेते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन निकालना है। मीडियन किसको कहते हैं जनाब, जल्दी से बताएं। मीडियन हम कहते हैं मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, मीडियन। अभी देखिए 40, 50, 30, 25, 20 और 60। पहले फर्स्ट नंबर कैंसिल करें, फिर लास्ट नंबर करें, फिर सेकंड नंबर करें, फिर सेकंड लास्ट करें। अब अगर मीडियन मिड पॉइंट 2 नंबर्स आ रहे हो, मिड में 2 नंबर्स बच रहे हैं ना, वैसे तो अव्वल 1 नंबर बचता है, लेकिन अगर 2 नंबर्स बच रहे हो तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा।
आंसर आ जाएगा आपके पास 35। सो ऑप्शन डी 35 इज दी करेक्ट ऑप्शन। नीचे चलते हैं जनाब, वो ये कह रहे हैं इन अ गार्डन, एक गार्डन में, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर लिखे हुए थे, मैंने आसानी के लिए नीचे लिख दिया ताकि विद सॉल्यूशंस आप लोगों को दिखा सकूं। इन अ गार्डन 729 ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज। वो ये कह रहा है जनाब एक गार्डन में 729 ट्री जो है वो उगाए जाते हैं रोज में, इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द रोज इक्वल द नंबर ऑफ द ट्रीज इन अ रो, यानी कि नंबर ऑफ द रोज जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ द ट्रीज एक रो में। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ईच रो, हमने ये बताना है कि एक रो में कितने नंबर ऑफ दी ट्रीज हैं, एक रो में कितने नंबर ऑफ द ट्रीज हैं। तो हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, कितने हैं जनाब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास 729 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज हैं। अब आपने इसका अंडर रूट ले लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि एक रो में हमारे पास कितने ट्रीज हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर्ड रीजन इज 36 मीटर पर मीटर स्क्वायर। द लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ निकालनी है, इसको आप अंडर रूट ले लें, ठीक है जी। अच्छा, द डेसिमल दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p बाई क्यू। ऑब्वियसली आपको पता है रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन यानी कि p बाई क्यू में लिख सकते हैं। द स्पेस शटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले नेट में भी रिपीट हुआ। द स्पेस शटल ट्रेवल्स 7,80,720 किलोमीटर डिस्टेंस इन 240 आवर्स। हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रेवल इन 1 आवर। ऑब्वियसली 1 आवर के लिए निकालना है। सबसे पहले तो आप इसको 240 को उधर से जाकर डिवाइड कर दें, सिंपल। देखिए आप लिखेंगे 240 आवर्स इज इक्वल टू इतने किलोमीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 780,720 डिवाइड बाय 240, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 3253। आप लोगों को समझ आ रही है, बहुत आसान है। इफ द स्कूल इज प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म, अच्छा जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वो ये कह रहे हैं कि एक स्कूल है वो जो प्रोवाइड कर रहा है यूनिफॉर्म 367 स्टूडेंट्स को, कितने रेट पर, हर स्टूडेंट पर यूनिफॉर्म जो है वो 1475 के रेट पर जो है वो हर बच्चे हर यूनिफॉर्म को जो है वो सेल कर रहा है। टोटल बिल कितना बनेगा, ऑब्वियसली 367 स्टूडेंट्स हैं और हर यूनिफॉर्म की प्राइस 1475 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 367 के साथ और आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 541325। याद रखना कि अगर आप इन एमसीक्यूज को गौर से समझ रहे हैं तभी आप कल का पेपर और आने वाले कॉमसेट्स के पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। ये एमसीक्यूज रिपीटेड हैं और आने वाले पेपर में लाजमी तौर पर आएंगे। ये अगेन एक एमसीक्यू है, ये आप समझे कि बेसिक मैथ्स है और है भी क्वांटिटेटिव क्वेश्चन ये हम कर रहे हैं। 9 × 3 + 3 -5 × 2 + 4 + 2। देखें जी सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, डिमैथ्स लगाएं, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन पहले होगी तो 27 + 3 -10 + 4 + 2, आपके पास 22 जो है वो इसका सॉरी हाँ 26 आ जाता है या 22 आ जाता है, जो भी आंसर इसका आ जाता है इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर आपको आप लोगों के पास इसका आ जाएगा। नीचे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। द सम ऑफ द मैयर्स, बल्कि आंसर्स वाले के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि नीचे मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों लिखे हुए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। नीचे चलते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस और आंसर दोनों मिल जाएं। द सम ऑफ द मैयर ऑफ एंगल इन अ पाई ग्राफ, वो ये कह रहा है जनाब कि एक मिनट द सम ऑफ द मैयर ऑफ एंगल इन अ पाई ग्राफ इज कितना है जनाब 360 होता है पाई ग्राफ में सम ऑफ द एंगल्स। इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ द बार इज, विड्थ ऑफ द बार ग्राफ में कितनी है, क्या होती है जनाब, तो बार ग्राफ में विड्थ ऑफ द बार जो है जनाब वो हमारे पास इक्वल होती है द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 40 50 30 25 20 एंड 60 इज। देखिए मॉड क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू। अब यहां पर कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, यहां पर कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है। अगर यहां पर कोई भी रिपीटेड वैल्यू होती तब हम कह सकते थे कि जनाब यहां पर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी या मॉड है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट फॉर ₹450, शॉपकीपर ने शर्ट बेची 450 रुपए की और पैंट बेची 500 रुपए की। एवरेज सेल कितनी निकली, एवरेज निकालने के लिए जितनी भी चीजें हैं उनको ऐड कर देना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। दो चीजें हैं शर्ट और पैंट, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, 475। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लोगों के पास शुरू हो गए केमिस्ट्री पोर्शन। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम। सो ऑप्शन हमारे पास है कौन सा जनाब, 4 इट इज 8, सही है जी। देखें 8 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्यों, ऑप्शन सी हमारे पास है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सो 8, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर, पैरामीटर निकालना है जनाब। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू वेट, 5 × 4 आप कर देंगे, ठीक है जी। आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 20। 4 साइड्स है ना, देखिए स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। अहमद स्कोर 66, 22, 48 एंड 92 इन अ सीरीज ऑफ मैच। एवरेज स्कोर निकालने, देखिए 4 नंबर्स हैं 66, 22, 48, 92, इन दोनों चारों को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जिसको जो आंसर आ रहा है 57। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बहुत आसान सवाल, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी ये सवाल काफी दफा रिपीट हुआ है, लोग तो गलती कर आते हैं लेकिन इबादुल्लाह वाईटी वाले लोग गलती नहीं करके आएंगे क्योंकि इसमें वो ये कह रहा है जनाब द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स।
सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव तो बात की है, लेकिन आगे उसने कहा है कि इवन इंटीजर्स हैं। क्या कहा है? इवन इंटीजर्स हैं। तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? क्या कौन कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया इंटीजर x, यानी कि x प्लस 0 कर लो या x ले लो, x प्लस 2 और x प्लस 4, इनका सम इक्वल है 126 के। लार्जेस्ट नंबर निकालना है अमंग दीज थ्री नंबर। सिंपल, आपने इनको ऐड किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपने निकाल ली 40। ठीक है जी, नंबर्स आपके पास आ गए 40 42 44। सो 44 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जनाब ये, ऑप्शन सी यानी कि 44 जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेडियो एक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस? रेडियो एक्टिविटी, देखिए रेडियो एक्टिविटी का पता होना जरूरी है कि रेडियो एक्टिविटी कहते किसको है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते कौन से हैं, ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। खैर वो क्या कह रहा है कि आपने बताना है कि रेडियो एक्टिविटी सॉरी रिएक्टिविटी की बात हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस जो है वो ट्रू कब है? ऑप्शन देखें, डज नॉट चेंज इन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, या इज कंपेरेबल टू 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होता है? ये डिक्रीज हो जाता है, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो जाता है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट द वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, हाईएस्ट पॉइंट पे जब अपवर्ड मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सिंपल आपने मिड टर्म ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज नो डायरेक्शन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, अच्छा ये वही अगेन सवाल है लेकिन वैल्यू चेंज है और हमने ग्रेटेस्ट इवन इंटीजर बताना है इसमें से। जरा नीचे चलता हूं और मैं जरा आप लोगों को बताता हूं कि ग्रेटेस्ट इवन इंटीजर हमारे पास कौन सा है। या यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप था, हाईएस्ट पॉइंट पे जो मैंने बताया आप लोगों को 9.8, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो आंसर है वो हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? स्पीड है। हाँ ये सवाल आ गया जनाब। द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 66, अमंग दीज द ग्रेटेस्ट इवन इंटीजर इज, सो ग्रेटेस्ट इवन इंटीजर कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो इन सबको ऐड करो, आंसर आएगा 66। ठीक है जी, 3x इक्वल टू 60, अब x इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20। सो अब आप देखिए 20, 22 या 24 इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है? सो 24 इज द करेक्ट एमसीक्यू एंड द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यार ये तो बहुत आसान है। इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 33 रिजेंबल्स इन इट केमिकल वेरिएबल विद द एलिमेंट्स हैविंग द एटॉमिक नंबर हैविंग दी एटॉमिक नंबर 15, क्योंकि देखिए अर्जेनिक का 33 है और रिजेंबल कर रहा है फास्फोरस के, बिकॉज ये सेम ग्रुप में है। ठीक है, ये इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 36, द लोअर ऑड इंटीजर इज, वो ये कह रहा है कि दो ऑड इंटीजर हैं। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं हमारे पास? आपको भी पता है, उनका जो सम है वो हमारे पास 36 है। टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, उनका जो सम है वो हमारे पास क्या? 36। द लोअर ऑड इंटीजर इज, देखिए लेट द नंबर्स बी, आप नंबर्स को जो है वो नंबर्स को क्या करेंगे? आप नंबर्स को लेट करेंगे, x और x प्लस 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 17, तो 17 इज द लोएस्ट ऑड इंटीजर। आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी तक नहीं किया तो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर के सवाल लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है K2Cr2O7 में, तो यहाँ पर 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू माइनस 2 करेंगे, क्योंकि देखिए 7 इंटू माइनस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस 2x हो जाएगा प्लस 7 इंटू, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास एटॉमिक नंबर निकलेगा क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपने निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पर लेट किया x। ठीक है जी, क्योंकि इसी का तो एटॉमिक नंबर हमने निकालना है, बाकी के तो हमें पता है। अच्छा जी, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ऑल ऑफ द अबव है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के भी इक्वल होता है, 1 किलोग्राम 1 लाख मिलीग्राम के भी इक्वल होता है और 1 किलोग्राम 2.2046 LBS के भी इक्वल होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अब आने लगा है कि बाय सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, बल्कि नीचे चले जाते हैं ताकि आप लोगों को साथ इसके आंसर्स भी दिखा देता हूं। 2a इज ग्रेटर देन 40, तो सिंपल a को उस साइड पे ले जाना आप लोग। ठीक है जी, a को आप उस साइड पे ले जाना, सॉरी 25 को उस साइड पे ले जाना, a को एक साइड पे रख लेना, तो आपके पास बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 25, a ग्रेटर देन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड? देखिए कोवेलेंट कंपाउंड जो है ना वो बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हु प्रपोज्ड, कहां गया, हाँ, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस?
भाई किसने कंसेप्ट को बताया था ऑर्बिट और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस? सो बोहर. Which metal will lose electrons most readily and forms cation? So calcium, because it is an alkaline earth metal, so it is readily loses the electron to form a cation. Cation जब बनता ही तब है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई. Coefficient and exponent in the expression. कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जो कि पहले आ रहा होता है बेस के साथ. एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? जो कि पावर में आ रही होती है चीज. तो 5 and 3, 5 हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है, और 3 हमारे पास क्या है? वो हमारे पास एक्सपोनेंट है. द स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एटम. द स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स. चेंज इन पोजीशन, यार चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेंटर ऑफ द अर्थ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती. 9.8 नहीं करके आना, 0 इज द करेक्ट आंसर. द लीस्ट वैल्यू ऑफ द वर्नियर कैलिपर. अच्छा आप लोगों को स्क्रू गेज की भी लीस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए. खैर द लीस्ट वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर. द मॉडर्न पीरियोडिक लॉज says that the properties of elements are the periodic function of their. properties of element जो हैं वो periodic function है किसके? atomic numbers के. किसके? atomic numbers के जो है वो इसके हमारे पास वो हैं. ठीक है जी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करना है. अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सिंपल इसका आंसर. द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड. मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड. मोशन की बात आ गई है तो मैकेनिक्स. ठीक है. विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेज विद द एटॉमिक नंबर्स. सो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट नहीं बल्कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज हो जाती है जब आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. तो सही है जी. आगे चलते हैं. इफ आसिम एज इज x years नाउ आफ्टर 5 years आसिम एज इज. आसिम की एज आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी? तो x + 5 हो जाएगी. 5x नहीं होगी. अच्छा 5x नहीं होगी, x + 5 हो जाएगी. थिंक ऑफ अ नंबर. अच्छा ये जो है आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ जरा सवाल. इससे ऊपर मैं देख लेता हूँ कि कोई और सवाल आपको रह तो नहीं गया. एक मिनट. यहाँ किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ 5. दोनों थिंक ऑफ अ नंबर वाले सवाल नीचे चलते हैं. हाँ आसिम एज आपने देख ली. आसिम की एज जो है वो हमारे पास क्या होगी 5 साल के बाद? इट विल बी इक्वल्स टू x + 5. थोड़ा सा नीचे चलते हैं. थिंक ऑफ अ नंबर वाले सवाल काफी ज्यादा आते हैं भाई एनडीएस में. थिंक ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, एड 10 टू इट. 10 टू इट का मतलब क्या हो गया? 10 + x या x + 10. ट्रिपल द रिजल्टिंग सम, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, एंड यू ऑब्टेन 60 इज इक्वल टू 60. स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए. ठीक है. अब यहां पर देखो हमने क्या कहा? थिंक ऑफ अ नंबर. हमने नंबर को लेट किया x, एड 10 टू इट. हमने उसमें 10 का ऐड कर दिया x + 10. ट्रिपल द रिजल्टिंग सम मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, एंड यू ऑब्टेन 60 इज इक्वल टू 60. द नंबर यू थिंक इज 10. ऐसा नहीं है कि बाद भाई हर एक का सवाल अलग आएगा ना, किसी ने अलग सवाल सोचा. नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो आप लोग चमिया मार रहे हो. थिंक ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, एड 5 टू इट, x + 5. सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द डबल ऑफ द रिजल्टिंग सम. सब्ट्रैक्ट 7 पहले तो डबल कर लो. फ्रॉम ने डबल कर लिया और माइनस कर दिया. ठीक है. फ्रॉम आ रहा था ना, तो फ्रॉम वाली चीज पहले आती है, तो ये पहले आया, 7 बाद में. यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो. सिंपल. 2x = 6 एंड x = 3. किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, सॉरी पावर नहीं होगा, एनर्जी होगा. ठीक है, क्योंकि पावर खुद इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क? यार वर्क का फॉर्मूला तो आपको पता है. वर्क इज इक्वल टू FD होता है. सो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा. नीचे खैर इसका आंसर आप लोगों को दिया भी होगा, ml/t - 2. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो कब कब रिपीट हुए हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स. तो फोर्स जो है वो नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि ड्राइव क्वांटिटी है ना. देखिए फोर्स का यूनिट आप लोग देखें न्यूटन है, और फोर्स का फॉर्मूला आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इट इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव क्वांटिटी. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंडामेंटल, इट इज अ डिराइव. ऐसा यूनिट ऑफ लिमिनेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कैंडेला. उस यूनिट क्या होता है हमारे पास. ठीक है जी. आगे चलते हैं. यही सवाल नीचे सॉल्व हुए हैं, इसलिए मैं जरा क्वेश्चन आप लोगों को विद आंसर दिखाना चाह रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस. यार इसका रट्टा मार लो. पावर, एनर्जी और टॉर्क. बजाय इसके कि अलग-अलग करके सॉल्व करो, ये टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास. आप लोगों ने ट्रिक्स से देखना है, आप लोगों ने टिप्स मैं दे रहा हूँ उसको अपनाना है. इन तीनों का रट्टा मार लो कि भाई ये तीनों जो है वो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं. उफ भाई जान थक गया हूँ आज में. फाइंड द डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू C. अच्छा यार C की डायमेंशन निकालनी. सबसे पहले तो C को एक साइड पे रखो. अब जिसको पता ही नहीं है कि S क्या है, देखो S एंट्रोपी है, C क्या है, C हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सिंपल S का हमें पता होना चाहिए. T का तो आपको पता ही है कि क्या होता है जनाब. टाइम A का एरिया होता है, L². टाइम का T होता है. आगे चलते हैं जनाब, नीचे चलते हैं. इस तरीके के सवाल लाजमी तौर पर देखने को मिलेंगे. डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली. यार देखो वॉल्यूम का क्या होगा L³ और एक्सेलरेशन का क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो LT - 2. डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT - 2. अभी हमने ऊपर पढ़ी भी ये चीज. नीचे चलते हैं जल्दी. द SI यूनिट ऑफ हीट इज जाउल. काफी दफा रिपीट हुआ ये सवाल. द यूनिट ऑफ लिमिनेस इंटेंसिटी इज, हमने अभी पढ़ा कि कैंडेला जो है वो इसका यूनिट होता है. ठीक है जी.
आगे ये सवालात हैं कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर जल्दी से आप लोग ज़रा कमेंट में बताएं। सोलर डे वाला पॉज करके देख लेना इनको। बॉडी मास एम इज़ ड्रॉप्ड, ये वाले खैर इतने, ये चैप्टर 3 जहाँ से शुरू हुआ है ना, ये वाले खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं इसमें। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties of matter and energy is physics. Physics is one of the branches of physical sciences. Which branch of science plays an important role in engineering? So physics is the correct option. आगे चलते हैं जनाब, नीचे चलते हैं। The most fundamental of all the science which provides the basic principles and fundamental laws to other ब्रांच ऑफ साइंसेज इज फिजिक्स, जो है वो हमारे पास इसी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं जनाब। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद हाईली एनर्जेटिक आयंस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद हाईली एनर्जेटिक आयंस इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स, इज द करेक्ट ऑप्शन। द डैश ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द डैश ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियर, सच एज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फिजिक्स सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स की ब्रांचेस की डेफिनेशंस की बात कर रहा हूं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन इज फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिक, जो सारी चीजें हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेज। द ब्रांच ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टडी ऑफ लिविंग साइंस रिलेट्स विद बायोलॉजिकल साइंसेज। इनको याद कर लो, समझ लो। The first book of physics was written by Aristotle is the correct MCQ and Aristotle is the correct answer. Which of the following is massless? इनमें से massless कौन सा है जनाब? तो photon is the massless। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। Name the branch of science which deals with the study of sound and sound waves. So acoustics is the correct option. The formula of interconversion of centigrade and Fahrenheit is so F minus 32 by 9 is equal to C by 5. The unit of coefficient of linear expansion. अच्छा यार इसको याद कर लो, वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन दोनों सेम है और इसका यूनिट हमारे पास K minus 1 होता है। When body is in motion, dash always changes, so the position vector always changes. A man is in a car is moving with the velocity of 36 km per hour. His speed with देखिए जब बंदा गाड़ी में बैठा है तो उसकी तो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार जीरो ही होगी ना। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम हो गई। सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है? P is equal to mv, mass and velocity of the body. When the body moves in a straight line, then its displacement coincides with distance is the correct MCQ and distance is the correct answer. ये कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीमियम है, खैर ये अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। अभी क्वांटिटेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीमियम चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। अच्छा जी, एवरेज निकालनी है। एवरेज किस तरीके से निकालते हैं? सम करके डिवाइड करते हैं। जरा मैं नीचे से आता हूं ताकि आप लोगों को पता हो। परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 32, ये सवाल लाजमी आएगा। अब व्हाट परसेंटेज है, देखो इक्वेशन बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे तो काम कर ही लोगे किसी ना किसी तरीके से। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, देखो व्हाट परसेंटेज एक्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 32। यहाँ से एक्स को एक साइड पे करो, 32 डिवाइड बाई 80, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.4 और 0.4 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपके पास 40%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बार बार रिपीट होने वाला सवाल, कल भी आएगा ये सवाल और आने वाले टेस्ट में भी आएंगे। 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर। देखिए दो नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स आपस में माइनस हो रहे हैं। क्या करेंगे आप जनाब? आपने सिंपल क्या करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर तो ये प्लस हो रहे हो, वैसे अव्वल तो प्लस वाला आएगा नहीं, लेकिन अगर प्लस हो रहे हो तो कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो फिर आपको लंबे तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन आएगा ही नहीं वो वाला। माइनस करना है, दो नंबर्स हैं, स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, तो सिंपल आपने करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है 98, बी क्या है 96, तो 98 प्लस 96 इंटू 98 माइनस 96। गला सूख गया यार, आप लोगों ने लाइक अभी भी नहीं किया। 165 का स्क्वायर माइनस 164 का स्क्वायर, तो सिंपल आपने क्या करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 165 प्लस 164 इंटू 165 माइनस 164। 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, सिंपल 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, आपके पास 199 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1024, लोग अंडर रूट लेना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, सिंपल जो नंबर्स आपके पास गिवन है उनको उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30 इंटू 30, 39 इंटू 39, 34 इंटू 34, 32 इंटू 32। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। मंथली इनकम ऑफ अली इज ₹4000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ज़कात आफ्टर 5 मंथ? लोग कहते हैं 800। भाई 800 नहीं है इसका आंसर नन है, क्योंकि लॉजिकल सवाल है। वो ये कह रहा है कि आपने अमाउंट ऑफ ज़कात बतानी है 8 महीने के बाद। जनाब 8 महीने में तो ज़कात वाजिब ही नहीं होती, ज़कात तो तब लगती है जब 1 साल का अर्सा गुजर जाए। सो नन इज द करेक्ट आंसर। ज़कात का फार्मूला क्या है वो भी बता देता हूँ, ऊपर चलता हूँ ज़कात। ये देखिए ज़कात का फार्मूला, आसान फार्मूला, वैसे तो 25% ऑफ द टोटल अमाउंट होता है ना, मैं आपको आसान फार्मूला बता रहा हूँ। ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40। Again I repeat, zakat is equal to total amount divided by 40. Sarah has an yearly saving of ₹4 lakh. Then zakat on it is
4 लाख को डिवाइड कर दो 40 पे, आपके पास ज़कात निकल आएगी। सारा पे ₹2000 ज़कात एट द एंड ऑफ द ईयर, एनुअली एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब है सालाना, ठीक है। व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट? अच्छा ज़कात पता है एक्चुअल अमाउंट निकालनी है, तो ज़कात का फार्मूला क्या है? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 40, तो 40 को उधर ले जाओ, टोटल अमाउंट निकल आएगी आपके पास। ज़कात इनटू 40 कर लो, टोटल अमाउंट निकल आएगी। ऊपर चलते हैं, एनुअल ज़कात ऑन द सेविंग्स ऑफ सॉरी फाइंड द ज़कात ऑन द एनुअल सेविंग्स ऑफ ₹9,000। तो सिंपल आपने टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देना है, ज़कात ऑन 1 लाख, सिंपल वही काम करना है। ये एक फार्मूला है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। दूसरा फार्मूला जो आसान फार्मूला है, इसी को याद रखना हमेशा कि टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 40, ठीक है भाइयों। चूज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इसको आप सॉल्व करोगे डिवाइजर पे, जो बड़ी वैल्यू आ रही होगी वही आपके पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। रेशियो प्रोपोर्शन वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाजमी 3 सवाल रेशियो प्रोपोर्शन से आएंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है किस तरीके से करते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, खैर इस वाले सवाल को बता दो, अगले वाला आप खुद कर लेना, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 2, और हमारे पास सॉरी और हमारे पास जो दूसरी चीज़ गिवन है, चलो खैर यहीं से तुम लोग बस देख लो क्या चीज़ होती है, 3 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, देखें ये बात भाई, a की वैल्यू तो 1 है तो c की वैल्यू 4 है, तो 1:4 ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, ये ब्लंडर है। देखें जब भी आपने इस तरीके के सवालात को सॉल्व करना है, जो चीज़ आपने फाइंड नहीं करनी ना, जैसे बी का आपसे कोई लेना देना नहीं, बी की वैल्यू को इक्वल बना लो। यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं इधर मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, जल्दी से बताओ, 3 से, और इधर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब आप ए और सी को इस तरीके से कह सकती है, बी की वैल्यू को लेकिन सेम बनाना जरूरी है। तो आपके पास 3:8 जो है आपके पास सही आंसर आ जाएगा। इस तरह इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए यार, और क्या चाहते हो। रेशियो ऑफ मारिया एंड बिस्मा एज इज दिस, रेशियो ऑफ बिस्मा टू किरण इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ मारिया टू किरण। अगेन यार बहुत आसान सवाल है, देखो हमें किस चीज से लेना देना रही है, बिस्मा की उसको सेम बना लो एज को, ठीक है जी, बहुत आसान सवाल है ये। आगे चलते हैं। अच्छा जी ये देखें ए रेशो, ये तो हमने कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट, लोग फार्मूला बहुत पता नहीं कहते रहते, इतना इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, ये मैं आप लोगों को आसान फार्मूला बता रहा हूँ जनाब। वेरिएंस निकालो, उसको अंडर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगी। वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं, जरा ऊपर चलते हैं। देखिए वेरिएंस निकालते हैं, जब भी आपके पास एक सीरीज गिवन हो ना, आपने क्या करना है, उसकी सबसे पहले चुप करके एवरेज ले लेनी है। जब भी वेरिएंस का लफ्ज आए तो आपने सबसे पहले एवरेज ले लेनी है। एवरेज ले ली, अब एवरेज को हर नंबर से माइनस करो, स्क्वायर करो, आपस में ऐड करो और डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत आसान। देखें 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 8 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एंड यू गॉट द आंसर। बहुत बच्चों वाला सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिया है। लोग पता नहीं क्या कहते रहते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू निकालो, -1 करो, -7 करो। नहीं भाई बहुत आसान है, 2 सेकंड में होने वाला सवाल। अब जब आपको वेरिएंस निकालनी आ गई है, अब आपने अंडर रूट लेना है वेरिएंस का और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। कितना आसान मैंने आप लोगों के लिए सवाल कर दिया। आगे चलते हैं। रेंज हमेशा तब निकलती है कि जब आप हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से माइनस करते हैं। वैसे तो मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाता है कि मैं पंखे बंद करके वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को आवाज़ सही आए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेंज निकालिए, तो आपने हाईएस्ट माइनस लोअर किया 82 - 1, तो आपके पास 81 आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मॉड निकालना है 1 2 2 4 6 4, तो 2,4 हमारे पास मॉड होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मीडियन हमारे पास होता है मिडिल नंबर। अभी हमने मीडियन से रिलेटेड सवाल किया। मीन कहते हैं एवरेज को, और मॉड का दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है मॉड का दूसरा नाम? मॉड का दूसरा नाम हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। वो कभी कभी ये भी कह देता है कि जनाब फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब मैं जरा उन एमसीक्यूज पे वापस आता हूँ जिस पे मैं स्टॉप किया था। ये बहुत प्रीमियम एमसीक्यूज है जो पे आज आप लोगों को करा रहा हूँ। वाकई में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को एक एक एमसीक्यू को इंपॉर्टेंस दो। नहीं करना चाहते, ऊपर से गुजारना है, गुजार लो ऊपर से। फ्यूचर की बात है आप लोगों के। आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो अ बुक लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ बिल्डिंग, अ ब्रिज। ठीक है जी, अब यहाँ पर नीचे मैंने इसका आंसर भी दिए हैं यार आप लोगों की आसानी के लिए, फिर कहते हो आंसर नहीं देते। ये देखो जी, तो 1 2 एंड 3 तीनों है हमारे पास। बुक ऑन अ टेबल भी है, बिल्डिंग भी है और ब्रिज भी है। तीनों जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। द मास ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला यार आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो नहीं, खैर एक वैल्यू। वैसे तो इसको 6 × 10⁻24 कहते हैं, लेकिन अब 6 नहीं गिवन हमारे पास ऑप्शन में, तो 5.9 × 10⁻24। फिशन और फ्यूजन से सवाल लाजमी आता है। फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बिल्डिंग एलिवेटर मूव्स फ्रॉम द स्ट्रीट लेवल ऑन द टॉप? नीचे से ऊपर जा रही है भाई बिल्डिंग, और आपने पोटेंशियल, बिल्डिंग कह रहा हूँ एलिवेटर यानी कि लिफ्ट, और आपने बताना है क्या? पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh का दूसरा नाम क्या होता है, mg का दूसरा नाम क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स इनटू हाइट आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके के बाकी सवालात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, ये खैर मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगा और पार्ट 2 भी जल्द आ जाएगा। जैसे ही इस वीडियो पे 1K व्यूज़ क्रॉस होंगे पार्ट 2 आ जाएगा। सो ये आपका काम है 1K व्यूज़ क्रॉस करवाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो दोस्तों के साथ। मैं आप लोगों के साथ आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।